जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी के संभल में उस भयावह हिंसा की गूंज अभी भी गलियों में सुनाई दे रही है, जहां एक प्राचीन मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर भड़की आग ने पूरे क्षेत्र को झुलसा दिया था। लेकिन अब न्याय की तलवार ने एक और वार किया है। संभल पुलिस ने दोस्तों अब उस कुख्यात उपद्रवी वसीम को आखिरकार दबोच लिया है, जो हिंसा के दौरान पुलिस की कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान लूटने का मुख्य आरोपी था। दोस्तों, ये गिरफ्तारी न केवल कानून की जीत है, बल्कि उन आकाओं के लिए भी अब एक चेतावनी भी है, जो छिपे हुए तारों से इस अराजकता को संचालित कर रहे थे। वसीम की गिरफ्तारी के बाद में उसके संरक्षकों में खलबली मच गई है। उन्हें अब डर सता रहा है कि पूछताछ की जांच में कहीं ये न सामने आ जाए, उसकी आंच में कहीं सारी साजिशें उजागर ना हो जाएं और वो खुलासा न कर दे कि किसके इशारे पर उसने ये कांड किया था, उसने किसके इशारे पर पुलिस की जो है मैगजीन कारतूस को चुराया था। संभल कोतवाली क्षेत्र में हुई इस गिरफ्तारी को पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वसीम दोस्तों, जो हिंसा के दौरान पुलिस पार्टी पर दरअसल पत्थरबाजी और फायरिंग में सक्रिय रूप से शामिल था, पिछले 11 महीनों से लगातार फरार चल रहा था। 11 महीनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अब जाकर के हाथ लगा है। ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रैक किया। गौरतलब है कि वसीम पर दोस्तों आरोप है कि उसने न केवल पुलिस की कारतूस मैगजीन लूटी, बल्कि दरोगा की पिस्टल को भी छीन लिया था। आप लोग समझिए, इन उपद्रवियों की हिम्मत तो देखिए आप, कि पुलिस का ही सामान लूट करके भाग गए। इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस को गहरी चोट पहुंचाई थी और अब उसकी गिरफ्तारी से जांच में नई जान फूंकी गई है। संभल की पुलिस दोस्तों, जो अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार विश्नोई, उन्होंने बताया है कि वसीम की गिरफ्तारी से हिंसा के कई अनसुलझे पहलू सुलझे जा सकते हैं। अब तक इस मामले में 103 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और पुलिस की नजर बाकी फरार जो आरोपी हैं उन पर भी टिकी हुई है। योगी की जो लिस्ट है दरअसल वो बेहद लंबी है। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब संभल की सड़कें फिर से शांत हो चली हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती साजिशों की आहट महसूस की जा रही है। वसीम को पकड़ने के लिए पुलिस ने महीनों तक जाल बिछाया, उसके ठिकानों पर छापे मारे गए और आखिरकार वो जाल में फंस गया। इस सफलता ने न केवल पुलिस के मनोबल को ऊंचा किया है, बल्कि उन आकाओं को भी बेचैन कर दिया है जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। कई दिन बीत चुके हैं, 11 महीने बीत चुके हैं उस हिंसा को। इन्हें लगा था कि अब तो मामला शांत पड़ गया है, अब क्या पुलिस इस मामले में ध्यान दे रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने दंगाइयों को फिर से चौंका दिया है। मीडिया के मुताबिक पूछताछ में वसीम से कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है, जैसे कि हिंसा को भड़काने वाले मुख्य सूत्रधार कौन थे और किसके इशारे पर पुलिस पर हमला किया गया। अब बात दोस्तों जरा इस केस के बैकग्राउंड की कर लेते हैं। यह हिंसा की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है, आप समझिए। नवंबर 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर के विवाद भड़का था। एक स्थानीय अदालत के आदेश पर पुरातत्व विभाग की टीम मस्जिद का सर्वे कर रही थी, जब अचानक से विरोध प्रदर्शन हिंसक जो है रूप धारण कर बैठा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की गई, यहां तक कि पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया। इस अराजकता में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए। हिंसा इतनी भयावह थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सर्वेक्षण पर रोक लगानी पड़ी। इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिशों की बात भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर आरोप लगे कि उसने भीड़ को उकसाया और अशांति फैलाई। पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप संभल संसद का दरअसल जिक्र उसमें किया गया, जिसके जरिए भीड़ को मस्जिद के पास में बुलाया गया था। ग्रुप की आइकन पर संसद की जो है तस्वीर लगाई गई थी, जो वहां के सांसद हैं लोकल, वह उनकी तस्वीर उस पर चस्पा की गई थी, जो साजिश की ओर इशारा करती है। इसके अलावा कुछ आरोपी पाकिस्तानी मौलानाओं से भी संपर्क में थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। हिंसा में शामिल कई लोग हिस्ट्री शीटर भी रह चुके हैं और उनके पास में अवैध हथियार भी थे, जो लूटे गए पुलिस हथियारों से अलग थे। यानी कि
पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी कि कैसे वहां पे दंगे भड़काने हैं, कब किस पर अटैक करना है, ये सब कुछ तय किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोस्तों इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बन चुकी है। हिंसा के तुरंत बाद विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को गठित किया गया, जिसने 3000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अब तक दोस्तों इस मामले में 124 से अधिक आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है और 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए और इनाम की घोषणा भी की, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से कई गिरफ्तारियां की गई और पुलिस को इसमें बड़े पैमाने पर मैं कहूंगा कि सफलता मिली थी। योगी सरकार की यह कार्रवाई दोस्तों न केवल हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों उस समय समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी इसमें निकल करके सामने आ रहा था। पुलिस ने उनको इंटेरोगेशन के लिए भी बुलाया था। पुलिस ने डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक जांच और डिजिटल एविडेंसेस का इस्तेमाल भी किया, जो जांच की पारदर्शिता को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और इंटरपोल की मदद से मुख्य आरोपियों को विदेश से लाने की कोशिशें जारी हैं। इस सख्ती ने संभल में शांति बहाल करने में मदद की है और राज्य में कानून का राज स्थापित करने का संदेश दिया है। और जो मैं इंटरपोल की बात कर रहा हूं कि पुलिस लगातार संपर्क में है, यहां पर शारिक साठा की बात करी जा रही है, जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसने दाऊद के साथ में मिलकर के भारत में अपने गुर्गों से यह अंजाम दिलवाया। संभल हिंसा की दोस्तों यह कथा न केवल एक घटना है, बल्कि समाज में छिपी विभाजक ताकतों की चेतावनी भी है। वसीम की गिरफ्तारी से उम्मीद है कि सारी साजिशें उजागर होंगी और न्याय को जीत मिलेगी। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या आका इस पूरे के पूरे मामले के अब भी छिप करके खेल खेलेंगे या फिर कानून की गिरफ्त में आएंगे, वो समय बताएगा। लेकिन योगी सरकार की सख्ती से एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। अब जरा मैं शांति प्रिय समुदाय की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि संभल में जो दोस्तों हिंसा भड़की थी, संभल में जो ये हिंसा ने जब रूप लिया, आप लोग इस मामले की जरा गहराई को समझिए। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग को। पुरातत्व विभाग उस मस्जिद का जाकर के सर्वेक्षण करता है कोर्ट के आदेश के बाद में। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये दंगाई उस टीम पर हमला करते हैं, वहां पर दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। आप लोग इनकी हिम्मत को देखिए कि कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह कहा है कि आप जाकर के उस पुरातत्व विभाग को कहा कि आप जाकर के उस मस्जिद का सर्वेक्षण कीजिए, पता लगाइए कि क्या वहां पर मस्जिद ही थी या फिर कुछ और भी। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां पर मौजूद जनता भड़क उठती है, वहां पर अचानक से दंगे भड़क उठते हैं। अब हमारे देश का विपक्ष, खासतौर पर मैं यहां पर समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही मेन विपक्ष है, संविधान की हत्या की बात करते हैं, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट तुमने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुंह से अक्सर सुने होंगे। तो ऐसे में जो है इन लोगों की चुप्पी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करती है कि कोर्ट का जब आदेश था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप जाकर के वहां पर सर्वे कीजिए, तो फिर उस टीम के ऊपर हमला, फिर वहां पर ये दंगे भड़काने, ये किसके कहने पर सारा फसाना रचा गया। कुल मिलाकर के एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक योगी का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही है। और इस मामले का जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, वो बैठा हुआ है दुबई में, इंटरपोल से बात करी जा रही है उसके प्रत्यर्पण के लिए। और उसका जो खास गुर्गा था फिरोज मुल्ला, उस पर एनएसए लगाया गया है, जो मैंने अपनी 2 दिन पुरानी स्टोरी में भी आपको बताया था। तो कुल मिलाकर के कार्रवाई चौतरफा चल रही है। भले ही ये मामला पुराना हो चुका हो 11 से 12 महीने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और योगी सरकार है, दंगे के एक भी ट्रेड को छोड़ना नहीं चाहती। जितने भी जहां भी मिलेंगे, जिनके नाम इस मामले में शामिल हैं, सब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।